जी नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा अगला विषय राष्ट्रपति से संबंधित होगा। राष्ट्रपति एवं संघ की बात की गई है भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में। उसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी की बात है। हम इस अध्याय में बारी बारी से क्रमवार राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके बाद महान्यायवादी को पढ़ेंगे और उनके समस्त विषयों को, उनके एक एक जो बिंदु है हमारे संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उसके बाद उनके कार्यों के बारे में, उसके बाद किन के वो प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के होते हैं, विधायिका के होते हैं, इन सब चीज़ों को, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, आदि आदि विषयों को पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं संभव होगा वहाँ पे एक समीक्षात्मक विस्तृत प्रश्न उत्तर इसमें लिखा जाएगा और उसको दिया जाएगा। आइए आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5, किसमें? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है। हम आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से और ये जो भाग 5 के जितने अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित चीज़ों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी दे देगा कि अनुच्छेद 52 दे देगा, 74 दे देगा, 55 दे देगा, 57 दे देगा और उसके सामने 4 इनसे संबंधित चीज़ों को अक्रमवार स्थिति में रख के दे देगा, कहेगा कि सही क्रम का चयन कीजिए। ये बहुत बार पूछा है और लगातार हर परीक्षाओं में पूछता है। आप हमारे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखते रहें, आपको सब कुछ इसमें से संबंधित विषयों को का समाहन इसमें मिल जाएगा। देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने द्वारा चयनित या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वहीं पे अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे। अब 54 आर्टिकल की बात करता है। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित की बात कर रहा है, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ के जो विधान परिषद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेंगे, अर्थात वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपका कैपिटल रीजन दिल्ली और केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि पुडुचेरी और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए या राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कब सम्मिलित किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया गया, अर्थात वो दिल्ली और आपके पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यूपी जैसे है, यूपी में 403 विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, आपका महाराष्ट्र में इससे कम है, पश्चिम बंगाल में इससे कम है। क्या मतलब इनका मत मूल्य क्या समान ही होगा? तो इस मत मूल्य को
एक विधायक का मत मूल्य पूरे भारत के किसी भी विधानसभा के एक विधायक का मत मूल्य समान हो और भारतवर्ष के किसी भी लोकसभा के एक सांसद का मत मूल्य सामान्य हो, इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है। उस प्रक्रिया को अभी देखेंगे। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। अब एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जैसे मान लीजिए कि यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ मान लीजिए, ठीक, 25 करोड़ और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403, ठीक। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये आपका 10 करोड़, ठीक। 403 गुणे 1/1000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। मान लीजिए इसको 400 कर देते हैं, ठीक। तो ये आप करेंगे 4 6 का 24, 4 दूनी 625, ठीक। ऐसे ही इसका निकाला जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। वैसे ही एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, तो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का मूल्य मान लीजिए कि 100 आ गया और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 2 है, तो एक सांसद का मत मूल्य कितना हो गया 50, ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि संसद का जो निर्वाचन होता है उसकी क्या विधि है, ये भी पूछा जाता है। संसद नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसकी पद्धति क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। जो ये व्यवस्था अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें एक विधायक के मत मूल्य को निश्चित किया गया है, एक सांसद के मत मूल्य को निश्चित किया गया है और उसके द्वारा जो निर्वाचन होता है, वोट देने की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति का चुनाव की, उस प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। अब अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा, देखिए संबोधित केवल संबोधित कर देंगे तो नहीं होगा, उसमें उनका हस्ताक्षर भी हो, अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। राष्ट्रपति किसका पात्र होगा, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब भारत में राष्ट्रपति कोई बना हुआ व्यक्ति फिर दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का मनोनयन होता है या चुना जाता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता निर्धारित करता है। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, कोई लाभ का पद न धारण करता हो। लाभ का पद का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद न धारण करता हो। उसके बाद जो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं माने गए हैं। ठीक, आइए एक बार इसको देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ से संबंधित प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को जोड़ा गया। ये कई बार पूछा गया है। कृपया हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत तक देखते रहें। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, राज्य की कुल, ये भी बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, आप उठा के देखिएगा। चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हो, चाहे और स्टेट द्वारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके द्वारा आयोजित परीक्षा हो, ये पैक्ट प्रश्न है। ये और ये
एक संसद का मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार का पात्र होगा। ये पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या चयन होता है या मनोनयन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद योग्यता रखता है। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है कि कोई लाभ का पद न धारण करता हो। इससे तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी न धारण करता हो। मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। आइए इससे आगे और देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद जो राष्ट्रपति की अत्यंतिक शक्ति है उसको देखेंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार प्रावधानित है। उस प्रक्रिया वह प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जाती है? तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस मतलब न्यायिक कल्प प्रक्रिया, इसे हिंदी में कहते हैं। आइए देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण के आधार पर एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का विकल्प देता है। कब? जब संविधान का अतिक्रमण होगा। ठीक, तो मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो संविधान के अतिक्रमण को आधार बनाया गया है। उस प्रक्रिया क्या है? एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ये प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। इसके विषय में जानते हैं। ये प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकती है। उस सदन की जो सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उस सदन के 1/4 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है। दूसरे सदन में जाने पर महाभियोग प्रस्ताव के जांच की प्रक्रिया संपन्न होती है। न्यायिक अधिकरण बनाने पर उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। जो दूसरा सदन होता है वो महाभियोग प्रस्ताव की जांच खुद कर सकता है या किसी और से करवा सकता है। लेकिन अगर महाभियोग प्रस्ताव पर न्यायिक अधिकरण बनेगा तो उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही करेगा। राष्ट्रपति इस अन्वेषण प्रक्रिया में अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल की सहायता से रखने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति जो होता है अब महाभियोग की प्रक्रिया पर अन्वेषण पर अपना पक्ष किसके माध्यम से रखता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अटॉर्नी जनरल। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसी वक्त से राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। अब देखिए, चूँकि अब देखा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है। देखिए तो और कौन शामिल होता है? तो लोकसभा व राज्यसभा के नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नामांकित मतलब मनोनीत सदस्य। देखिए, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो नहीं भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य या नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन और दूसरा देखिए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। या राष्ट्रपति के चुनाव एवं महाभियोग की जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आलोचनात्मक दृष्टि से उस पर कमेंट किया जाता है कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं हैं वो उनके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। ये थोड़े मतलब असंतुलनकारी विधिमान है संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में। उसके बाद न्यायिक कल्प की प्रक्रिया के बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी सदन में प्रारंभ होगा। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ऐसा लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तुति के 14 दिन पूर्व देना चाहिए। दूसरे सदन में जब महाभियोग की प्रक्रिया जाती है, जैसे राज्यसभा में पास होने के बाद उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से दूसरे सदन में जाएगी तो महाभियोग किस कारण लगाया गया है इसके प्रस्ताव की जाँच होगी। उसके सामने 2 विकल्प होता है, ये जांच खुद कर सकता है या जांच करवा सकता है वह सदन स्वयं। अगर न्यायिक न्यायाधिकरण बनाएगा, उस पर न्यायिक न्यायाधिकरण बनाएगा तो ये आवश्यक होता है कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो न तो लोकसभा का होगा न राज्यसभा का होगा, वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा सदन भी इसे अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दे
तो उसी वक्त से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। उसके बाद ये आता है इस पे कि क्या नामांकित सदस्य जो होते हैं सदन के, मतलब संसद के नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हाँ, संसद के नामांकित सदस्य या मनोनीत सदस्य, यहाँ संसद के नामांकित और मनोनीत सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत और नामांकित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। लेकिन दूसरा पक्ष है कि ये पूछता है कि क्या राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो नहीं, वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की विधायी दो प्रकार की शक्ति है, एक वीटो शक्ति है, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और उस पर जो विवाद है उसको भी देखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में वीटो, 3 प्रकार के वीटो होते हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो को देखेंगे, उसके बाद निलंबनकारी वीटो को देखेंगे, पॉकेट वीटो को देखेंगे। अभी इस कक्षा में हम अत्यंतिक वीटो विषय तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है और इस पर क्या क्या अंतर्विरोध है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पढ़ेंगे। हम राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352, 56 और 60 को विस्तृत रूप से अपनी पिछली कक्षा में देख चुके हैं। उसके बाद एक समीक्षा होगी इस पूरे संपूर्ण विषय पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा जाएगा। आइए, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसमें हम अत्यंतिक वीटो की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति सीधे अपनी अनुमति को नकार देता है। ठीक, संसदीय विधेयकों में इसका उपयोग 2 संदर्भों में होता है। किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति तुरंत नकार सकता है अत्यंतिक वीटो के द्वारा। और संसद द्वारा पारित वो विधेयक, देखिए इसमें संसद द्वारा पारित वो विधेयक जिसके पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। ठीक है, और नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है और वो नई मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव पर अनुमति न देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देती है। ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अत्यंतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। अगली बात, राज्य विधानमंडल के वैसे सभी विधेयकों पर जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया हो। 3 विषय, किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा प्रस्तुत विधेयक को राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो के पावर से रोकेगा। दूसरा, अगर किसी मंत्रिपरिषद ने किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया हो लेकिन उसके बाद वह मंत्रिपरिषद विघटित हो गई हो, नई मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव को के संदर्भ में सलाह न देने के लिए राष्ट्रपति से राष्ट्रपति से अनुमति न देने की सलाह दी हो। और तीसरे प्रकार का ये होता है कि राज्य विधानमंडल के वैसे सभी विधेयक जिसको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया हो राज्यपाल के द्वारा। आइए इसको एक बार पुनः देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण के आधार पर एकल न्यायिक कल्प प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का विकल्प देता है। ये प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। उस सदन के 1/4 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत करते हैं। वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है। दूसरे सदन पर जाने पर महाभियोग प्रस्ताव जाँच के लिए की प्रक्रिया संपन्न होती है। न्यायिक अधिकरण बनाने पर उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति इस अन्वेषण प्रक्रिया में अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल के माध्यम से रखते हैं। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसी वक्त से राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा कोई नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? वीटो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति व विवाद। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति 3 तरह से अपने वीटो को नकारता है। अत्यंतिक वीटो, इसमें राष्ट्रपति सीधे अपनी अनुमति को नकार देता है संसदीय विधेयकों के संदर्भ में। इसका संदर्भ देखेंगे। किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा प्रस्तुत विधेयक को नकार सकता है अत्यंतिक वीटो के माध्यम से संसद द्वारा पारित वो विधेयक जिसके बाद मंत्रिपरिषद विघटित हो गई हो और नई मंत्रिपरिषद ने उस पर अनुमति न देने की सलाह दी हो। राज्य विधानमंडल के वैसे सभी विधेयकों पर जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया है। इसके बाद हम निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की क्या है, किस प्रकार और शक्तियों से ये भिन्न है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, अपने कमेंट देते रहें। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।